हेलो स्टूडेंट, तो अभी के क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के शुरू के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग स्टूडेंट। वन थिंग, सेकेंड थिंग स्टूडेंट, इससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं, इनफैक्ट सारे थ्योरीज को हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो उन थ्योरीज के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और रेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए हुए हैं, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1.1 ऑब्वियस है, शुरू के 5 क्वेश्चंस है तो सारे क्वेश्चंस इनफैक्ट बेसिक क्वेश्चंस है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 1 कह रहा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ दिस एंड दिस कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। दो चार्ज्ड स्फीयर्स है, टू चार्ज्ड स्फीयर्स है, एक पर जो चार्ज जो दिया हुआ है वो कितना कूलम है स्टूडेंट, 2 × 10⁻⁷ कूलम, और दूसरे स्फीयर पर जो चार्ज है दिस इज 3 × 10⁻⁷ कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस स्टूडेंट दिया हुआ है दिस इज 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स, दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा। अब स्टूडेंट चूंकि दोनों पर सेम नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव वैल्यू का चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब ये चार्ज भी इस पर अपने से दूर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से ये इस पर जितना फोर्स लगाएगा, मान लिया एफ वैल्यू का फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर उतना ही वैल्यू का फोर्स अपने से दूर इस तरह से लगाएगा। क्लियर है? तो फोर्स का तो डायरेक्शन क्या होगा, रिपल्सिव, एक दूसरे से दूर होगा। ठीक है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों चीज हमें बताना है। और फोर्स का मैग्नीट्यूड का बात करें स्टूडेंट, तो सिंपली फ्रॉम कूलम्स लॉ के हिसाब से F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², जहां पर K क्या होता है स्टूडेंट, 1/4πε0 हैविंग वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर K का वैल्यू हो गया 9 × 10⁹ इनटू Q1 चलिए इसे मान लेते हैं, तो इसका वैल्यू हो गया 2 × 10⁻⁷, Q2 हो गया इसका वैल्यू 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई R², दोनों के बीच का डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा डिस्टेंस को इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। क्यों मीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आपने जो यहाँ पर वैल्यू लिया है K का वैल्यू, दिस इज इन एसआई यूनिट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर मतलब यहाँ पर आपको डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा। क्लियर है? सेकेंड थिंग, बस अब सिंपली ये फोर्स हो गया, इतना वैल्यू का फोर्स लगेगा, मतलब इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 54 ऊपर में आपका हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 - 5 - 7 - 5, दिस इज 900 × 10⁻⁴ न्यूटन हो गया। दिस इज 6 × 10⁻⁻² हो गया, नीचे में ये ऊपर में गया तो 10⁻³ न्यूटन, 6 × 10⁻³ न्यूटन, इतना वैल्यू का फोर्स ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर अपने से दूर लगाएगा, रिपल्सिव वैल्यू का फोर्स लगाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था स्टूडेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 1.2। इस क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। 1.2 क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट। इसमें कह रहा है दो स्मॉल स्फीयर है, चलिए ठीक है, दो स्मॉल स्फीयर है, एक स्फीयर पे चार्ज आपका दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम, 0.4 माइक्रोकूलम, और दूसरे पर दिया हुआ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम, -0.8 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, इन एयर इज 0.2 न्यूटन, और ये दोनों स्फीयर जो है एक दूसरे पर कितना वैल्यू का फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्वियस है एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा, मतलब ये वाला जो चार्ज है ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस तरफ फोर्स लगाएगा, और ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस तरफ फोर्स लगाएगा, और दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएगा उसका वैल्यू सेम होगा, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, मतलब ये आपको ये भी 0.2 न्यूटन का फोर्स इस पर लगा रहा है, और इस पर भी 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये आपको इतना दिया हुआ है। क्वेश्चन का दो पार्ट है, पहले पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स,
दोनों स्फीयर के बीच का क्या डिस्टेंस है। चलिए मान लेते हैं r डिस्टेंस है, तो इस r का वैल्यू हमें निकालना है। पहले पार्ट में देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल स्टूडेंट, अगेन फ्रॉम कूलम्स लॉ वी हैव दिस फॉर्मूला F इक्वल्स टू k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, k का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, q1 चलिए इसको q1 मान लेते हैं, तो दिस इज 0.4। ध्यान रखिएगा इसको कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइक्रो कूलम में दिया हुआ है। अगेन सेम रीजन, क्योंकि आप k का जो वैल्यू यूज कर रहे हैं दैट इज इन कूलम उसमें आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज 0.4, तो 10 टू द पावर -6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना कूलम हो गया, इनटू q2 का वैल्यू कितना है 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ऑब्वियस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग लिख रहे हैं, तो हमेशा यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड हम लोग लेते हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव वैल्यू लेंगे। क्लियर है। नाउ दिस इज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर, तो यही हम लोगों को निकालना है स्टूडेंट। यहाँ पे आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर स्क्वायर को इधर ले आते हैं, ये दिस डिवाइडेड बाई 0.2 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 9 इंटू 0.32 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 6 माइनस 3 माइनस ये 9 माइनस 6 3 माइनस 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 0.2, दिस इज 9 इंटू 32 इंटू 10 टू द पावर -3। यहाँ से भी पॉइंट हटा दिए, यहाँ से भी इसको 0.20 बैठा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का पॉइंट हट गया। सिंपल, बहुत ही बेसिक तरीके से मैथ्स जो ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स कैसे सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को। यहाँ से आप देख सकते हैं दिस बिकम्स ये 144 16 इंटू 9 एंड दिस बिकम्स 10 टू द पावर -4। ये इतना आर स्क्वायर का वैल्यू स्टूडेंट हम लोगों को निकल रहा है, इसीलिए आर का जो वैल्यू होगा दिस बिकम्स 144 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। ऑब्वियस है, ये 144 स्क्वायर रूट इसका वैल्यू आ जाएगा 12 और 10 टू द पावर -4 ये बाहर आएगा, तो 10 टू द पावर -2 मीटर। क्लियर स्टूडेंट, मतलब ये कितना हो गया स्टूडेंट 12 सेंटीमीटर इज आंसर। क्लियर स्टूडेंट, ये दोनों के बीच का इतना डिस्टेंस निकल गया। बी पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। मतलब ये क्वेश्चन में दे रहा था, क्वेश्चन में इनफैक्ट दिया हुआ था कि पहला वाला जो स्फीयर है ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ इतना कूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज। क्वेश्चन में इनफैक्ट दे रहा था कि इस 0.4 माइक्रोकूलम वाला जो स्फीयर है इस पर ये जो स्फीयर है इतना वैल्यू का फोर्स लगा रहा है 0.2 न्यूटन का। तो बी पार्ट में पूछता है कि ये इस पर कितना वैल्यू का फोर्स लगाएगा। तो इनफैक्ट ये चीज हम लोग पहले ही देख लिए, बेसिक चीज है, थ्योरी में ही हम लोग जान रहे हैं कि जितना वैल्यू का ये इस पर लगाएगा उतना ही वैल्यू का ये इस पर लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा 0.2 न्यूटन। ये भी इस पर इतने ही वैल्यू का फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर इतने ही वैल्यू का फोर्स लगाएगा। क्लियर है, चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3। 1.3 में क्या कर रहा है स्टूडेंट, चेक दैट द रेशियो this is dimensionless, look up a table on physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.3 में आपको एक रेशियो दिया हुआ है के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई एम पी, और आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो है ये डायमेंशनलेस है, मतलब हैविंग नो डायमेंशन। क्लियर स्टूडेंट, चलिए ठीक है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो भी नोटेशन दिए गए हैं यूजुअल मीनिंग्स के जो अभी हम लोग जस्ट यूज कर रहे थे, k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, mp मास ऑफ प्रोटॉन एंड लाइक दिस। क्लियर है, चलिए एक एक करके हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो इसका डायमेंशन हम लोगों को निकालना है, तो ऑब्वियस है स्टूडेंट पहले इसके जितने भी इसमें जो टर्म्स आ रहे हैं सारे का अलग अलग डायमेंशन हम लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। चलिए पहले हम लोग k का डायमेंशन निकालते हैं स्टूडेंट। क्लियर है, अब जिसका भी आपको डायमेंशन निकालना होता है बेसिक तरीका क्या होता है, हम कोई ऐसा रिलेशन याद करते हैं, एक बेसिक रिलेशन याद करते हैं जहां पर वो टर्म आ रहा हो, ठीक है, और बाकी टर्म्स के डायमेंशन को इजीली हम निकाल सके या फिर पहले से जान रहे हो, तो उस आधार पर हम लोग सोचेंगे भाई कि k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो इनफैक्ट जिसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से। क्लियर है, तो इसका
इसका डायमेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, तो हम लोगों को याद आएगा कि हमारे पास ये एक फॉर्मूला है फ्रॉम कुलम्स लॉ, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला याद करने का फायदा कि भाई यहाँ से हमको K का डायमेंशन इसलिए आसानी से निकल जाएगा क्योंकि फोर्स का डायमेंशन हम जानते हैं, चार्ज का डायमेंशन जानते हैं, आर डिस्टेंस हो गया, बहुत आसानी से सबका डायमेंशन लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ से हम इसको K इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए K का डायमेंशन लिखना है तो सिंपल F का डायमेंशन लिखेंगे, R स्क्वायर का डायमेंशन लिखेंगे, Q1 का डायमेंशन लिखेंगे, Q2 का डायमेंशन लिखेंगे, F का डायमेंशन हो गया MLT-2 हो गया, R आपका डिस्टेंस है, R आपका डिस्टेंस है मतलब कैपिटल L हो गया, R स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो गया, Q1 चार्ज है तो Q इक्वल्स टू क्या होता है IT करंट इनटू टाइम, तो I एम्पियर उसका हो गया, टाइम का कैपिटल T हो गया, उसी तरह Q2 का भी A इंटू T हो गया। और यहाँ से स्टूडेंट देख सकते हैं इसका फाइनली जो डायमेंशन निकल रहा है दिस बिकम्स ML3T -4A-2, ये हमारा K का डायमेंशन निकल गया स्टूडेंट। चलिए ठीक है, E स्क्वायर का डायमेंशन, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो E स्क्वायर का डायमेंशन मतलब कि E स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे E इंटू ई चार्ज है तो इसका डायमेंशन AT, इस E का भी AT मतलब E स्क्वायर का डायमेंशन हो गया A स्क्वायर T स्क्वायर। चलिए ठीक है, E स्क्वायर का डायमेंशन निकल गया, K का डायमेंशन निकल गया। G का डायमेंशन के लिए स्टूडेंट अगेन क्या करेंगे, तो वी हैव अगेन दिस रिलेशन फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ से देखिए हम लोग डायरेक्ट जैसा कि यहाँ पर किए हैं G का डायमेंशन क्या हम लोग लिख देंगे एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2, तो एफ आर स्क्वायर, तो F का डायमेंशन क्या होगा एग्जैक्टली MLT-2 एफ आर स्क्वायर का डायमेंशन हो गया L स्क्वायर, और M1 का भी डायमेंशन कैपिटल M और M2 का भी डायमेंशन कैपिटल M। क्लियर स्टूडेंट, और यहाँ से देखिए आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, ये M स्क्वायर नीचे में है ऊपर में जाएगा तो M का पावर -1 हो गया, ठीक है, L पावर 3 हो गया और T का पावर आपका हो गया -2, T का पावर हो गया -2। क्लियर है। चलिए G का डायमेंशन निकल गया और MP का तो अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, कैपिटल M हो गया। नाउ चलिए अब हम लोग जो रेशियो दिया गया है उसका डायमेंशन निकालते हैं, मतलब डायमेंशन हम लोग निकाल रहे हैं KE स्क्वायर डिवाइडेड बाई GME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं भाई, K का डायमेंशन लिखिए, E स्क्वायर का डायमेंशन लिखिए, G का डायमेंशन लिखिए, ME का डायमेंशन लिखिए, MP का डायमेंशन लिखिए। क्लियर स्टूडेंट। चलिए ठीक है, अब एक एक करके सबका डायमेंशन का वैल्यू पुट करते हैं। K का डायमेंशन देखिए यहाँ पर निकला हुआ है, दिस इज ML3 T-4 A-2। क्लियर है। E स्क्वायर का डायमेंशन यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं, E स्क्वायर का डायमेंशन A स्क्वायर T स्क्वायर A स्क्वायर T स्क्वायर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत जगह बहुत बार क्या होता है बुक्स वगैरह में भी या टीचर भी यूज करते हैं, इनफैक्ट यहाँ पर एम्पियर में यहाँ पे आई ही सिंबल यूज कर लेते हैं, करंट वाला कैपिटल आई सिंबल ही यूज कर लेते हैं, इनफैक्ट दैट शुड नॉट बी इवन देन। क्लियर है। यहाँ पे A स्क्वायर T स्क्वायर हो गया। G का डायमेंशन स्टूडेंट हम लोग जस्ट निकाले, G का डायमेंशन यहाँ पे M-1 L3 T-2 G का डायमेंशन हो गया। ME और MP का डायमेंशन दोनों का क्या हो जाएगा M हो जाएगा डायमेंशन। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले मास का देखते हैं। मास का ऊपर में 1 है, मास का M का पावर 1 है, नीचे में ध्यान दीजिएगा M यहाँ 1 + 1 M का पावर 2 हो गया, 2 - 1 1, मतलब नीचे में भी M का पावर 1 है, ऊपर में भी M का पावर 1 है, मतलब फाइनली M का पावर 0 हो गया। क्लियर है। L का पावर देखते हैं, ऊपर में L का पावर 3 है और नहीं है, चलिए ठीक है, नीचे में L का 3 है, नीचे में भी L का पावर 3, मतलब कि L का पावर 0 हो गया फाइनली। ठीक है। T का पावर ऊपर में T-4 है T स्क्वायर, तो T का पावर -2 ऊपर में हो गया और नीचे में भी T का पावर -2 है, मतलब T का पावर 0 हो गया। चलिए अब A बच गया, A का पावर यहाँ पर ऊपर में 0 -2 + 2 0 हो गया, नीचे में तो है ही नहीं, तो A का पावर भी 0 मीन्स
दिस इज योर डायमेंशनलेस। ये हमारा प्रूफ हो गया स्टूडेंट, क्लियर है? ये प्रूफ करना था कि डायमेंशनलेस है। चलिए क्वेश्चन आगे कर रहा है स्टूडेंट, लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। अभी इस रेशियो, ये जो रेशियो दिया गया है इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है स्टूडेंट, क्लियर है? आप नोट कर लिए होंगे यहां तक, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करें, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब इस रेशियो का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1.3 हम लोग देख रहे हैं। ये जो रेशियो दिया गया है इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, GMEMP, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए ठीक है, लुक अप एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। के का वैल्यू स्टूडेंट पता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, तो ई स्क्वायर है तो इतना का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है? चलिए जी का वैल्यू पता है स्टूडेंट 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, क्लियर है? ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 11th में पढ़े होंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग वैल्यू 9.1 × 10⁻31 kg एंड मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, क्लियर है? 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो इसका वैल्यू आता है ऑलमोस्ट, इसका वैल्यू जो आता है 2.29 × 10⁻39, इतना इसका वैल्यू आता है। इसको जब सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, क्लियर है? दिस इज योर आंसर, इसका वैल्यू कर रहा था। और क्वेश्चन आगे कर रहा है, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। आप इसका जो वैल्यू निकालें इसके आधार पर इससे क्या कुछ पता चल रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है स्टूडेंट समझिएगा। इनफैक्ट ये किस चीज का रेशियो है, किस चीज का रेशियो है? देखिए, एक मान लिया इलेक्ट्रॉन है आपका, एक आपका प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। अब ऑब्वियस है दोनों का सर्टेन मास है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना हो गया 9.1 × 10⁻31, प्रोटॉन का मास इतना हो गया, सर्टेन मास है। ड्यू टू देयर मासेस दे विल एक्सर्ट ए अट्रैक्टिव वैल्यू ऑफ फोर्स, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स एक दूसरे पर लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पर लगाएगा। इफ जी, मान लिया ग्रेविटेशनल फोर्स लिखे, कितना वैल्यू का फोर्स लगाएगा? तो Gm1m2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई r², इतना वैल्यू का एक दूसरे पर अट्रैक्टिव वैल्यू का फोर्स लगाएगा। चलिए ठीक है, साथ ही साथ अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे पर अगेन अट्रैक्टिव वैल्यू का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगाएगा। तो मान लिया अगर उसको Fe लिखते हैं सेम डिस्टेंस पर, उतना ही डिस्टेंस पे जब रहेगा तब कितना वैल्यू का इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा एक दूसरे पर? तो K मास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई r²। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ नेचर अपोजिट होता है, तो मतलब जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं, तो K × E डिवाइडेड बाई r², Ke² बाई r², क्लियर है? अब यहां से ध्यान दीजिएगा, जब आप करेंगे Fe/Fg इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, जब आप करेंगे तो ध्यान दीजिएगा दोनों में r² ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में आपका इधर बच जाएगा Ke² डिवाइडेड बाई ये जो हो जाएगा नीचे में Gmemp, जो कि यही रेशियो आपको दिया गया था इनफैक्ट, क्लियर है? तो ये है क्या? ये रेशियो, ये इनफैक्ट रेशियो है इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्लेस्ड एट सेम सेपरेशन। जब इलेक्ट्रिक फोर्स भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, दोनों ही केस में जब डिस्टेंस दोनों के बीच का सेम रहेगा तब एक दूसरे पर कितना वैल्यू का इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है और कितना वैल्यू का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, उसका ये रेशियो है, क्लियर है? तो जब इसका रेशियो का वैल्यू हम लोग स्टूडेंट निकाले तो यहां से एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है, रिमार्केबल जो बात है कि इसका वैल्यू बहुत ज्यादा आ रहा है। आप देख सकते हैं 10⁻39 के ऑर्डर में बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है, मतलब ये 10⁻39 के ऑर्डर में है। जब Fe/Fg का वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका यही मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वैल्यू होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा होगा। ऊपर वाला बहुत ज्यादा होगा नीचे वाले के कंपैरिजन में, तभी तो बहुत बड़ा वैल्यू आया, क्लियर है? तो ये वैल्यू से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज्यादा होता है, क्लियर स्टूडेंट?
चलिए ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1.3। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.4 स्टूडेंट, 1.4 जो कि इनफैक्ट थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 1.4 का दो पार्ट है स्टूडेंट। 1.4 ए में कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। स्टूडेंट बहुत डिटेल से, काफी अच्छे से थ्योरी में इस चीज को पढ़ चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बहुत अच्छे तरीके से मनी के टर्म में आपको वहां पर समझाए भी थे, ठीक है। इवन देन थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम लोग देखें कि क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है। क्वांटाइजेशन का स्टूडेंट सिंपल मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पर चार्ज होगा, वो या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है जब 10 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अगर मान लिया 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा। 5 इलेक्ट्रॉन जब मान लिया ऐड कर देंगे 5 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर नेगेटिव 5e के बराबर चार्ज आ जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसमें +10 ही होगा, +2e होगा, +e होगा, लेकिन इसमें +10.5e इतना वैल्यू का चार्ज नहीं हो सकता है, क्लियर है। उसी तरह उस पे -7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड किए हैं तो चार्ज आ जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन के बराबर, नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन इसमें -7.2e फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। मतलब किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है हमेशा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपुल होगा। 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, लेकिन 12.3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज नहीं हो सकता है। दिस इज सिंपल मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए ठीक है, जो कि वहां पर आप डिटेल से 10-12 मिनट का आपका वीडियो होगा, वहां पे आप देख लें, आपका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आपको जो अभी ध्यान रखना है, आगे के क्वेश्चन 1.4b में भी क्वेश्चन है कि मतलब किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो कंटिन्यूअस चार्ज नहीं हो सकता है, कंटिन्यूअस चार्ज नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू का आप चार्ज ले लिए तो वो चार्ज पॉसिबल है। वहां पर हम लोग इनफैक्ट क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। 4 क्वेश्चन, ये 4 आपको चार्ज दिए थे कि इसमें से कौन सा चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल है या नहीं है। तो वहां पे बहुत अच्छी तरह से देखे थे हम लोग कि कोई भी चार्ज नहीं हो सकता है। चार्ज हमेशा जब भी होगा किसी भी बॉडी पर तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 5.7 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं हो सकता है। मतलब कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमेशा वो आपका एक पैकेट फॉर्म में होगा, डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, क्लियर बात है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट 1.4b। 1.4b क्वेश्चन नंबर 1.4b में क्या कह रहा है स्टूडेंट, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। लेकिन जब हम लार्ज स्केल में बात करते हैं, किसी भी बॉडी पर जब बहुत ज्यादा चार्ज होता है, जैसे सपोज कीजिए, मान लिया, चलिए ठीक है, 1.4b में मान लेते हैं कि किसी बॉडी पर मान लिया +1 कूलम्ब का चार्ज है, +1 कूलम्ब का चार्ज, ये बहुत ज्यादा चार्ज होता है, +1 कूलम्ब का चार्ज है। तो उस केस में ये क्वेश्चन कर रहा है कि हम लोग क्यों इग्नोर कर सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, क्यों इग्नोर कर सकते हैं, समझिएगा इस चीज को। देखिए, अगर मान लीजिए 1 कूलम्ब का चार्ज किसी भी बॉडी पर कहने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से किसी भी बॉडी पर इंटीग्रल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल वैल्यू होता है Q = NE, आप समझ रहे हैं। देखिए 1 कूलम्ब चार्ज का मतलब इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन, +1 कूलम्ब मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला गया, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया। तो इस चीज को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ बहुत आसानी से। N = क्या हो जाएगा यहाँ पे Q/E। Q का वैल्यू आपको 1 कूलम्ब दिया हुआ है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है हैविंग वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ये 1 × 10⁻19 ये लगभग आपका 6.25 के रेंज में आता है। चलिए कैलकुलेट करना बहुत जरूरत नहीं है यहाँ पे आप इस तरह से समझ सकते हैं 10⁻19 इसका जो भी वैल्यू आए, ये आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो वैल्यू आ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स हम निकालें सो दैट कि इसमें चार्ज आ गया 1 कूलम्ब के बराबर। इसका चार्ज का वैल्यू 1 कूलम्ब हो गया, वही इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर निकाल रहे हैं स्टूडेंट। तो कितना इलेक्ट्रॉन आया, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप समझ सकते हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, 10⁻19 के ऑर्डर में है, 10⁻19 के ऑर्डर में, बहुत ज्यादा। मतलब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के बाद इसमें 1 कूलम्ब का चार्ज आ रहा है। अब समझिए कि मान लिया इसमें अगर आप, ठीक है, मान लिया अगर आप इसमें ये जो 1 कूलम्ब का चार्ज है, अगर आप इसमें 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज को अगर ऐड कर देते हैं, मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब,
अगर इसमें आप ऐड कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप या तो ऐड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन चूंकि उसमें से निकाला गया, एक और इलेक्ट्रॉन को आप निकाल लिया, एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें, तो इससे ऑलमोस्ट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसका चार्ज जो है, मतलब उस पार्टिकुलर केस में जब चार्ज का वैल्यू इतना ज्यादा होता है, जब इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाला गया है 10⁻⁹, इतना इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इतना चार्ज मिला है, तो एक दो इलेक्ट्रॉन को आप या तो और ऐड कर दीजिए, तो उस एक दो इलेक्ट्रॉन निकालने के चलते या ऐड करने के चलते जो चार्ज का वैल्यू आएगा उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पार्टिकुलर केस में, इस तरह की सिचुएशन में जब चार्ज का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, हम ये समझते हैं, हम इस तरह से मान के चलते हैं कि भाई वो एक कंटिन्यूअस वैल्यू को लिए हुए हैं, वहां पर कोई डिस्क्रीट वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो उस केस में हम लोग इग्नोर करते हैं, इग्नोर कर देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कंसेप्ट को। वन थिंग स्टूडेंट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जब चार्ज का वैल्यू बहुत ज्यादा भी होगा तो भी इनफैक्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। हम इग्नोर कर सकते हैं, वहां पर इग्नोर कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट वहां पर भी वैलिड होता है। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपुल के ही बराबर में होगा, चाहे कितना भी ज्यादा वैल्यू का चार्ज हो। लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यू का चार्ज होने के कारण वहां पर हम उसको ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस मान सकते हैं, मान लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। तो वहां पर हम ये कहते हैं कि भाई हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वहां पर हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर? वैलिड होता है लेकिन इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये इसका आंसर था 1.4b का। और अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1.5। 1.5 भी इनफैक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट। 1.5 में कह रहा है स्टूडेंट, When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on both. Obvious है, जब कोई एक मान लिया ग्लास रॉड है, एक आप मान लीजिए ये ग्लास रॉड है और एक इस तरह से सिल्क क्लॉथ है, ये आपका ग्लास रॉड हो गया GR, ठीक है, ये आपका सिल्क क्लॉथ हो गया। चलिए, जब दोनों को हम रब करते हैं तो चार्जेस अपीयर, दोनों पे क्या होता है, चार्ज अपीयर हो जाता है। चलिए ठीक है। और सिमिलर फेनोमेनन इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज। हां ठीक है, हम लोग जानते हैं, थ्योरी में पढ़ा है डिटेल से। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये कह रहा है ये जो फेनोमेना होता है कि जब शुरू में कोई दो न्यूट्रल बॉडी है, आप उसको रब करते हैं, रब करने के बाद दोनों का दोनों चार्ज हो जाता है, तो वहां पर ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो कंसेप्ट है वो वैलिड रहता है। कैसे, इस चीज को थोड़ा सा समझना है स्टूडेंट। समझिए, इनिशियली अगर शुरुआत में बात करें तो ये ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, अभी दोनों पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब कि टोटल चार्ज स्टूडेंट क्या है, टोटल चार्ज क्या है, 0 है, टोटल चार्ज 0 है। चलिए ठीक है। नाउ अब सपोज कीजिए कि भाई अब दोनों को हम लोगों ने क्या किया, रब किया। रब करने के क्या कारण क्या हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। नॉर्मली स्टूडेंट सिल्क क्लॉथ का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो ज्यादा होता है ग्लास रॉड से, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्लास रॉड से ट्रांसफर हो जाता है सिल्क क्लॉथ में। ग्लास रॉड से रबिंग के चलते कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके चलते क्या होगा, ये ग्लास रॉड जो है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये सिल्क क्लॉथ जो है ये आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। वन थिंग। सेकेंड थिंग, ये भी पक्का बात है कि जितना इलेक्ट्रॉन इससे निकला उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें गया, जितना इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकला उतना ही इलेक्ट्रॉन गया। कहने का मतलब है, मान लिया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकला तो इसमें चार्ज कितना आ जाएगा, +ne, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकला मतलब इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में गया, मतलब इसमें चार्ज कितना आ जाएगा, -e। क्लियर बात है? मतलब ध्यान रखिएगा, अब इस केस में फाइनली अब चार्ज कितना हो गया, फाइनली कितना चार्ज हो गया, +ne ग्लास रॉड पे और फिर +-ne सिल्क रॉड पे, सिल्क क्लॉथ पे, दिस बिकम्स अगेन 0 क्लॉथ। मतलब शुरू में भी टोटल चार्ज 0 था, बाद में भी टोटल चार्ज 0 है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसको अगेन हम लोग थ्योरी में बहुत डिटेल से काफी एग्जांपल्स के साथ वहां पर हम लोग देखे थे स्टूडेंट। क्लियर है? तो सबका डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं स्टूडेंट फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ।